हेलो फ्रेंड्स, मैं विक्की शर्मा आप सभी का आपके अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। अच्छा, आपको पता है कि भाई आर्टिकल की प्रैक्टिस चली हुई है, ठीक है। कल अप्रोक्सीमेटली में 20 सेंटेंस कराए थे, उससे आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, अच्छा एक रिक्वेस्ट थी कि वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देखिए प्रॉब्लम ये है कि अगर हमारे ज़्यादा प्रॉब्लम तो नहीं है, अगर 1000 सब्सक्राइबर्स हो जाते हैं तो फिर क्या होगा कि हम लाइव आना शुरू कर देंगे। उससे क्या होगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी वीडियो भी अपलोड कर लेंगे तो प्रॉब्लम नहीं बनेगी। अब एक ही वीडियो 10 मिनट की वीडियो लगभग मान के चलिए 1 GB में बनती है, हाँ 1 GB में बनती है, और जो वीडियो आपके पास पहुंचेगी लगभग 40 मिनट की होगी। ये मान के चलिए 4 से 5 GB में वीडियो बनेगी, जो कि अपलोड होने में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। इसलिए कह रहे हैं देखिए टाइम वोस्ट तो देखा जाएगा, जैसे भी होगा चैनल मोनेटाइज हो या ना हो वो देखा जाएगा, परंतु 1000 सब्सक्राइबर होने के बाद हम यूट्यूब पर ऑनलाइन लाइव आना शुरू हो जाएंगे। फिर हम 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा कितना ही पढ़ा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी, ठीक है दोस्तों। तो विचार करें इस चीज़ पर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब वो लिखिए आप वाक्य, जो आपका वाक्य दोस्तों ये है, देखिए क्लाइंबिंग द माउंट फूजी, climbing the Mount Fuji can be dangerous in winter, ठीक है दोस्तों। देखिए जो आपका वाक्य वो क्या है, वो ये है कि भाई पहले चलो मैं वो बता देता हूँ आपको अर्थ। डेंजरस का मतलब होता है खतरनाक, ठीक है। और विंटर का मतलब क्या होता है, विंटर का मतलब होता है दोस्तों आपका सर्दी, आप जानते हैं, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। और एक बात और देखिए, चलिए आप उसी तरफ रूल की तरफ चलिए। देखिए क्लाइंबिंग द माउंट फूजी कैन बी डेंजरस इन विंटर, इसमें जो रूल वर्क करेगा, रूल वर्क आपका ये करेगा, आप जानते हैं जितनी पीक्स होती हैं, क्या होती हैं, पीक्स होती हैं, चोटियाँ होती हैं पर्वतों की, उनसे पहले कभी भी हम दा का प्रयोग नहीं करते। नॉर्मल रूल यह है, देखिए नॉर्मल रूल यह है कि भाई आप नॉर्मली दा का प्रयोग माउंटेन्स से पहले करते हैं। किससे प्रयोग करते हैं, माउंटेन्स से पहले इसका प्रयोग करते हैं। परंतु अगर यही माउंटेन्स की जगह पर पीक्स हों, चोटियाँ हों, तो अब दोस्तों आप दा का प्रयोग कभी नहीं करेंगे, ठीक है। रूल क्लियर हुआ। चलिए आप नेक्स्ट वाक्य की तरफ बढ़िए। देखिए नेक्स्ट वाक्य आपका, आवर प्लान अराइव्ड एट द IGI एयरपोर्ट एट 9 PM। देखिए जो आपका वाक्य है वो यह है कि हमारा जो यान था या यान है वो किस समय IGI एयरपोर्ट पाया, वो है आपका 9 बजे। किस टाइम आया दोस्तों, वो है आपका 9 बजे। तो देखिए यहाँ पर प्रॉब्लम क्या रहेगी, प्रॉब्लम ये है जो आपके जितने भी एयरपोर्ट्स होते हैं, ये इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट आप जानते हैं, तो इससे पहले आप दा का प्रयोग नहीं करेंगे। एयरपोर्ट्स के नाम से पहले और बस स्टैंड के नाम से पहले दा का प्रयोग कभी नहीं होता। अर्थ मैंने बता दिया, अराइव माने आना होता है, थर्ड फॉर्म है अराइव की। एयरपोर्ट आप सभी के सभी दोस्तों जानते हैं, IGI की पूरी फुल फॉर्म मैंने बता दी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पेज की तरफ बढ़ते हैं। सॉरी, देखिए नेक्स्ट है आपका दोस्तों, नेक्स्ट वाक्य आपका, ओनली वेरी वेल्दी टूरिस्ट्स कैन अफोर्ड टू स्टे एट इम्पीरियल होटल, ठीक है दोस्तों। देखिए भाई जो आपका वाक्य है उसमें आपके जो मीनिंग से बता देता हूँ। वेल्थ का मतलब होता है धनी, टूरिस्ट आप जानते हैं यात्री, अफोर्ड मतलब सहन करना, और इम्पीरियल हालांकि नाम है, स्टे माने ठहरना होता है। अब रूल की तरफ बढ़िए। देखिए जो आपका इम्पीरियल होटल है ना दोस्तों, इम्पीरियल होटल क्या है, आपका ये नाम है किस चीज़ का, ये नाम है एक होटल का। और जब होटल का नाम हो तो उससे पहले हम हमेशा दा का यूज करते हैं। अगर कोई आपका फेमस प्लेस है
नॉर्मली एयरपोर्ट को छोड़कर। देखिए एयरपोर्ट से पहले हम दोस्तों दा का प्रयोग नहीं करते, एयरपोर्ट और किससे पहले, बस स्टैंड से पहले। किससे पहले नहीं करते, एक तो एयरपोर्ट से पहले नहीं करते और दूसरा आपका बस स्टैंड से पहले नहीं करते। इनके सिवा अगर जो भी चीज़ आए आप उनमें अगर फेमस है तो आप दा का प्रयोग कर सकते हैं। तो आप दा का प्रयोग यहाँ पर करेंगे क्योंकि एक फेमस चीज़ है, इंपीरियल होटल है। अच्छा इसका अर्थ बता देता हूँ। देखिए ओनली वेरी वेल दी टूरिस्ट, केवल धनाढ़ है जो आपके टूरिस्ट हैं या फिर यात्री हैं, कैन अफोर्ड टू स्टे एट इंपीरियल होटल, केवल वे ही रह सकते हैं या फिर अफोर्ड कर सकते हैं कहाँ, इंपीरियल होटल में रहना। मतलब यह है कि भाई इंपीरियल होटल में अगर रहना तो आपको अच्छा खासा खर्च करना पड़ेगा, अच्छा खासा खर्च करना पड़ेगा। और उसे खर्च करने के लिए आपको क्या, इंपीरियल होटल के मतलब आपके पास अधिक धन होने की आवश्यकता है। ठीक है दोस्तों, चलिए जो आपका नेक्स्ट सेंटेंस है वह देखिए। इट इज नॉट माई बिजनेस टू गिव एन एडवाइस टू दोज who are not sensible। ठीक है दोस्तों, चलिए जो आपका वाक्य है वाक्य की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए बिजनेस आप जानते हैं, गिव एडवाइस, देखिए एडवाइस जो है ना ये आपका नाउन है, ये क्या है, नाउन है, याद रखिए हमेशा। अगर एडवाइस आपका ये आया ना एडवाइस, ADVISC, इसका अर्थ होता है सलाह देना, यह है नाउन और यह आपका दोस्तों वर्ब है, हमेशा याद रखिए इस चीज़ को। टू दोज हु आर नॉट सेंसिबल, सेंसिबल का मतलब होता है तार्किक, क्या होता है इसका मतलब, केवल तार्किक होता है। चलिए अब मैं सेंटेंस प्रॉब्लम बताता हूँ। सेंटेंस प्रॉब्लम देखिए यही है, ये जो एडवाइस है ना दोस्तों, एडवाइस, ये एडवाइस आपका अनकाउंटेबल नाउन है। कैसा नाउन है दोस्तों, अनकाउंटेबल नाउन है। और अनकाउंटेबल नाउन से पहले कभी भी आर्टिकल ए एन और दा का प्रयोग नहीं होता, तो इसलिए हम क्या करेंगे, ए और एन को रिमूव कर देंगे। ठीक है, रूल क्लियर हुआ। चलिए मैं बताता हूँ आगे। इट इज़ नॉट माई बिजनेस, यह मेरा काम नहीं है, टू गिव एन एडवाइस, एडवाइस देना, टू दोज उन्हें, हु आर नॉट सेंसिबल, जो कि सेंसिबल नहीं है या जो व्यक्ति तार्किक नहीं है। ठीक है दोस्तों, रूल क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट रूल तरफ बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट रूल है दोस्तों आपका वह है प्रिंस चार्ल्स is heir to the throne of the ग्रेट ब्रिटेन। ठीक है दोस्तों, देखिए मैं आपको जो वर्ड हैं उनके बारे में बताता हूँ। देखिए एयर का मतलब होता है उत्तराधिकारी या फिर राजकुमार। ठीक है, थ्रोन राज सिंहासन होता है, ग्रेट ब्रिटेन आप जानते हैं, प्रिंस चार्ल्स नाम है। अब रूल्स की तरफ बढ़िए। देखिए जो एयर है ना, ये एयर, इसकी प्रोनाउंसिएशन शुरू होती है दोस्तों आपकी इससे, एयर से। किससे शुरू होती है, एयर से शुरू होती है। एज यू नो दैट अगर प्रोनाउंसिएशन किसका, वोवेल का हो, तब आप यूज दोस्तों एन करेंगे। क्या यूज करेंगे, एन करेंगे, ना कि ए। समझ आई बात, एन एयर। अच्छा, एयर का जो फेमिनाइन जेंडर होता है ना वो होता है एरेस। क्या होता है, एरेस, मतलब उत्तराधिकारिणी। ये मैस्कुलाइन है, वो इसका फेमिनाइन होगा। रूल क्लियर हुआ। अब मैं इसका अर्थ बता देता हूँ आपको। प्रिंस चार्ल्स इज एन हेयर टू द थ्रोन ऑफ द ग्रेट ब्रिटेन। जो प्रिंस चार्ल्स हैं वो एक उत्तराधिकारी हैं किसके, ग्रेट ब्रिटेन के राज सिंहासन के। ठीक है, चलिए अगला वाक्य की तरफ बढ़िए। देखिए दोस्तों जो अगला वाक्य आपका वो है he has been sent to the prison, ठीक है, several times but has not shown any sign of improvement
meant in his conduct। ठीक है दोस्तों, देखिए जो वाक्य है इसमें अगर अर्थ की कोई वर्ड की बात हो, प्रिजन, प्रिजन मतलब होता है जेल, सेवरल मतलब अलग अलग, और सोन एंड साइन जानते हैं आप, इम्प्रूव अच्छा करना, कंडक्ट होता है आचरण, आपका व्यवहार। अब रूल की तरफ बढ़िए। जो आपका रूल है वो ये है, देखिए मैंने बताया था, मैं रूल क्लियर करता हूँ। जो प्रिजन है ना, इससे पहले दा का प्रयोग नहीं करेंगे, किसी से प्रयोग नहीं करेंगे दोस्तों, दा का प्रयोग नहीं करेंगे। अब मैटर यह है कि काहे ना करेंगे, क्यों नहीं करेंगे दा का प्रयोग। देखिए अगर कोई स्थान है, कोई प्लेस है, ठीक है, अगर हम उसका प्रयोग उसी चीज़ के लिए कर रहे हैं जिसके लिए बिल्ट है, मतलब जैसे देखिए आपका स्कूल है, ठीक है, स्कूल अगर कोई व्यक्ति पढ़ने के लिए जा रहा है, स्कूल किस चीज़ के लिए बने हुए हैं, पढ़ने के लिए बने हुए हैं। अगर कोई व्यक्ति पढ़ने के लिए जा रहा है तब हम उसके साथ दा का प्रयोग नहीं करेंगे, परंतु किसी अदर वर्क के लिए जा रहा है, मान लीजिए टीसी के लिए जा रहा है, किसी अपने भाई बहन के साथ जा रहा है, या स्कूल देखने के लिए जा रहा है, तब हम दा का प्रयोग करते हैं। मतलब अगर आपका ध्येय, आपका लक्ष्य वही है जिस चीज़ के लिए वह इमारत बनी है या फिर वह संस्था बनी है, तो आप दा का प्रयोग नहीं करेंगे, अदरवाइज यू विल यूज दा बिफोर दैट नाउन। इसीलिए देखिए प्रिजन, आप जब सेंटेंस पढ़ेंगे, सेंटेंस का अर्थ देखिए, ही हैज़ बीन सेंट टू द प्रिजन सेवरल टाइम्स, वह कई बार जेल भेजा जा चुका है, बट हैज़ नॉट शोन एनी साइन ऑफ इम्प्रूवमेंट इन हिज कंडक्ट, परंतु फिर भी, भाई कई बार जेल जा चुका परंतु फिर भी उसके आचरण में कोई वृद्धि, मतलब आचरण सही होने के आशंका वो नहीं है, कोई साइन नहीं दिखाई दे रहे हैं, या ऐसा नहीं लगता कि उसका जो आचरण है वो अच्छा होगा। तो साफ सी बात है कि जब जेल भेजा जा चुका, मतलब जेल कैद करने के लिए होती है और वो कैद करने के लिए वहाँ पे भेजा जा रहा है, तो इसलिए दा का प्रयोग दोस्तों गलत हो, क्योंकि किसी और सेंस में हो तो ही हम दा का प्रयोग करेंगे, अदरवाइज यू विल नॉट यूज दा। ठीक है, चलिए अगला देखिए, जो आपका अगला वाक्य दोस्तों वह है इट बीइंग रेनी डे, मोस्ट ऑफ द पीपल आउट ऑन द स्ट्रीट वर कैरिंग अम्ब्रेलाज। ठीक है दोस्तों, देखिए इसके रूल की तरफ बढ़िए। जो आपका रूल है वह यह रहेगा, देखिए मैं अगर आपको बताऊं इसमें प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम देखिए, पहले आप वो कैब देखिए, वो कैब पीपल आउट ऑन द स्ट्रीट जानते हैं आप, गलियां होती हैं, कैरी ले जाना, अम्ब्रेला आप जानते हैं छाता होता है आपका। ठीक है, अब रूल की तरफ बढ़िए। जो आपका रूल है दोस्तों वह रूल यह रहेगा, इट बीइंग अ रेनी डे। देखिए इट बीइंग यहाँ पे रेनी डे, देखिए रेनी डे एक नाउन है, अगर एक निश्चित या अनिश्चित नाउन को यूज कर रहे हैं आप, ये क्या होता है आपका ए और एन दोस्तों आपके इंडेफिनिट नाउन होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों, इंडेफिनिट नाउन होते हैं। इंडेफिनिट नाउन को प्रेजेंट करने के लिए, डिनोट करने के लिए क्या यूज करते हैं आप यूज करते हैं ए और एन। क्या यूज करते हैं दोस्तों, आप ए और एन यूज करते हैं। तो देखिए कोई दिन है उसके लिए एक के सेंस में आएगा तो फिर आप ए यूज करेंगे। इट बीइंग अ रेनी डे मोस्ट ऑफ द पीपल आउट ऑन द स्ट्रीट वर कैरिंग अम्ब्रेला। यह है एक रेनी डे था या फिर बरसात का दिन था, बरसात का दिन होकर के इस दिन क्या हुआ, ज़्यादातर व्यक्ति अपने घर से अम्ब्रेला छाता लेकर के निकले थे। ठीक है दोस्तों, चलिए रूल क्लियर हुआ या फिर वाक्य क्लियर हुआ, अगले वाक्य की तरफ बढ़ते हैं। देखिए जो आपका नेक्स्ट वाक्य है दोस्तों वह है, ऑन माई रिक्वेस्ट जतिन introduced me to his friend who is singer and साइंटिस्ट। ठीक है दोस्तों, देखिए जो अर्थ है इसका, रिक्वेस्ट जानते हैं अनुरोध करना, इंट्रोड्यूस परिचय कराना, फ्रेंड सिंगर और साइंटिस्ट आप जानते हैं, कोई बड़ी बात है नहीं। देखिए मैं इसका प्रॉब्लम बताता हूँ, प्रॉब्लम क्या है इस वाक्य में। इस वाक्य में प्रॉब्लम है, माई रिक्वेस्ट इंट्रोड्यूस मी टू हिज फ्रेंड हु इज, देखिए हु इज
यहाँ पर आप ए यूज करेंगे दोस्तों। का यूज करेंगे आप, यहाँ पर आप ए यूज करेंगे। बात है वाई। देखिए यहाँ पर एक ही व्यक्ति, ठीक है, दोनों चीज़ों को डिनोट कर रहा है कि ऑन माई रिक्वेस्ट जतिन इंट्रोड्यूस्ड मी टू हिज फ्रेंड। देखिए फ्रेंड से भी दिखाई दे रहा है। अगर बहुत सारे बंदे होते तो आप फ्रेंड्स यूज करते। भाई साहब सी बात है, ये सिंगुलर है तभी तो फ्रेंड यूज हुआ। अगर यह आपका दोस्तों प्लूरल होता तो आप क्या यूज करते, तब दोस्तों आप यूज करते फ्रेंड्स। ठीक है, पहली बात तो ये क्लियर। देखिए हु इज अ सिंगर एंड साइंटिस्ट, जब दोनों के दोनों नाउन एक ही व्यक्ति को डिनोट करें। कल भी आया था, कल रूल आया था आपका एडजेक्टिव को लेकर के। हाँ याद है, उसमें एडजेक्टिव आया था। पुअर और रिच का भी कुछ था शायद, मेरे याद है। तो यहाँ पर सिंगर और साइंटिस्ट, सिंगर भी और साइंटिस्ट मतलब एक ही बंदा है जो सिंगर भी है और साइंटिस्ट भी है। दोनों को डिनोट करने के लिए ए पहले वर्ड से यूज करेंगे, पहला अनिवार्य रूप से। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ऑन माई रिक्वेस्ट, मेरे अनुरोध पर जतिन इंट्रोड्यूस्ड मी, जतिन ने मेरा परिचय कराया टू ए फ्रेंड, अपने दोस्त से। हु इज अ सिंगर एंड साइंटिस्ट, जो कि एक सिंगर और साइंटिस्ट है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट वाक्य आपका ऑफ गया एंड पटना, ऑफ गया एंड पटना, विच टाउन इज द हॉटर। ठीक है दोस्तों, चलिए हॉटर आप जानते हैं गर्म ज़्यादा, ठीक है, टाउन शहर जानते ही हैं। देखिए मैं वाक्य बताता हूँ। ऑफ गया एंड पटना विच टाउन इज द हॉटर, यह वाक्य आपका सही है, बिल्कुल सही है। अब सही क्यों, देखिए अगर दो आपको नाउन दिए गए उनके बीच में तुलना की जाए, तब आपका जो ये वाक्य होता है ना, मतलब आपका जो नाउन होता है, कौन सा नाउन, जो कि आपका कॉम्परेटिव डिग्री सूचक होता है, ठीक है, मध्यम अवस्था सूचक होता है, उससे पहले आप दा का यूज करेंगे। देखिए हॉट, हॉटर, हॉटेस्ट, तो इससे पहले हमने दा का प्रयोग कर दिया और वाक्य सही है। अच्छा एक बात और है, इस ऑफ के बाद भी आप दा यूज कर सकते हैं, तो भी कोई प्रॉब्लम का विषय नहीं है। ऑफ द गया एंड पटना विच टाउन इज द हॉटर, दोनों के दोनों ही सही है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़िए। जो आपका नेक्स्ट वाक्य है वो है दोस्तों, पंडित नेहरू पीटी, सॉरी वर्क नहीं कर रहे ज़्यादा, इसे देखिए आप, दिखाई दे रही है वैसे आपको। अगर प्रॉब्लम हो राइडिंग से बता देना, मैं यूज नहीं करूँगा। हालांकि इंक ख़त्म हो गई इसलिए मेरे को यूज करना पड़ा। पंडित नेहरू मेड फेमस स्पीच ऑन हिस्टोरिक ओकेशन ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है दोस्तों, देखिए मैं बताऊं, फेमस जानते हैं आप, प्रसिद्ध होता है, हिस्टोरिक मतलब ऐतिहासिक, ओकेशन मीन्स अवसर, और इंडिपेंडेंस आप जानते हैं स्वतंत्रता। इसकी स्पेलिंग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब इसके आप रूल की तरफ बढ़िए। देखिए रूल जो है ना, फेमस से पहले आप ए यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, ए यूज करेंगे। क्यों करेंगे, यह बात देखिए। पंडित नेहरू मेड अ फेमस स्पीच ऑन हिस्टोरिक ओकेशन ऑफ इंडिपेंडेंस। देखिए अब फेमस स्पीच, ये फेमस स्पीच एक नाउन है। क्या है दोस्तों, ये एक नाउन है, और नाउन डिनोट करने के लिए नॉर्मल सिचुएशन आप ए और एन यूज करते हैं। पंडित नेहरू ने एक ऐतिहासिक भाषण दिया, किस पर, इंडिपेंडेंस के अवसर पर, स्वतंत्रता के अवसर पर। ठीक है दोस्तों, चलिए रूल क्लियर हुआ होगा। अगला वाक्य देखिए आप, नेक्स्ट दोस्तों आपका लोकसभा पास्ड अ बिल टुडे। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पे बिल आप जानते ही हैं, इन लोकसभा पास्ड अ बिल का मतलब जैसा आप जानते हैं कैब आया था अभी CAB, उसमें बिल का मतलब होता है अधिनियम। ठीक है, तो देखिए पास जानते हैं क्या, ए लोकसभा पास्ड अ बिल टुडे। अब यहाँ पर प्रॉब्लम रहेगी ए की जगह आप यूज दोस्तों करेंगे दा। देखिए मैं बताता हूँ रूल क्या है। रूल ये है कि लोकसभा जो है ना, अपने भारत में केवल एक ही है, अपने भारत में केवल एक ही है, और जब केवल वो चीज़ एक ही हो तब आप ए यूज कभी नहीं करेंगे। क्या नहीं करेंगे, ए यूज कभी नहीं करेंगे। अगर उस क्षेत्र में जो भी एंटाइटी है उसकी, अगर उसमें वो चीज़ वह वस्तु एक ही है,
तब दोस्तों आप ए यूज कदापि नहीं करेंगे, दा यूज करेंगे। जैसे देखिए अपना डिस्ट्रिक्ट बागपत है, ठीक है। अब बागपत में आप एसडीएम कितने होते हैं, 2 या 3 एसडीएम मिलेंगे भाई, हर तहसील पर आपको एसडीएम मिलेगा। जितनी भी आपके तहसील है उस पर ताल्लुका उस पर एसडीएम मिलेगा आपको। तो यहाँ पर आप ए एसडीएम तो यूज कर एन एसडीएम तो यूज कर सकते हैं, परंतु डीएम तो हमेशा डिस्ट्रिक्ट पे एक ही होता है, तो आप यहाँ ए डीएम यूज नहीं करेंगे। जैसे मैं कहूँ ही इज अ डीएम इन बागपत, तो गलत है, ही इज अ डीएम इन बागपत, क्योंकि बागपत में केवल एक ही डीएम है। हाँ अगर मैं बात यूपी की करूँ तो यूपी में 75 आपके डिस्ट्रिक्ट्स है, तो यहाँ पर बहुत सारे डीएम हुए, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स हुए, तो यहाँ पर आप ए यूज कर सकते हैं। जैसे ही इज अ डीएम इन उत्तर प्रदेश, क्लियर। अगर उस एंटाइटी में वो बंदा एक ही हो या फिर पूरी एंटाइटी को वही बंदा डिनोट कर रहा हो, तब आप ए यूज नहीं करेंगे, दा यूज करेंगे। देखिए लोकसभा पर यहाँ एक ही है, अगर लोकसभा कई होती तब ऐसा ही होता, परंतु यहाँ पर लोकसभा एक ही है, इसीलिए हम दा यूज करेंगे, ठीक है। चलिए अगला वाक्य देखिए, जो अगला वाक्य दोस्तों, ही कैन स्पीक द जर्मन बेटर देन he can speak the French, better than he can speak the फ्रेंच। देखिए स्पीक इसका कोई वर्ड मीनिंग ऐसा नहीं है जैसे आपको ना पता हो, आपको सभी पता है। देखिए इसमें जो रूल है, रूल ये रहेगा, क्या रहेगा इसमें रहेगा, ही कैन स्पीक द जर्मन बेटर देन ही कैन स्पीक द फ्रेंच। देखिए मैंने आपको रूल बताया था कल परसों, जो लास्ट वीडियो थी उसमें बताया था मैंने, वो था आपका डिलीशन ऑफ आर्टिकल या फिर जीरो आर्टिकल्स या फिर नो यूज ऑफ आर्टिकल्स। तो उसमें मैंने बताया कि अगर आपका लैंग्वेज का नाम आए, किसका नाम आए दोस्तों, लैंग्वेज का नाम आए, तब आप दा का प्रयोग नहीं करें, केवल लैंग्वेज का नाम। अगर लैंग्वेज वर्ड सा आता है तब तो आप कर सकते हैं, परंतु केवल लैंग्वेज है। जैसे देखिए यहाँ पर ये जर्मन है ना ये, ठीक है, और यहाँ फ्रेंच है, तो ये लैंग्वेज है, ये दोनों के दोनों ही गलत है। अगर मैं कहता था जर्मन लैंग्वेज तो सही है, अगर मैं ऐसे लिख दूँ द जर्मन लैंग्वेज तब तो सही है, परंतु जैसे मैं इसे हटाता हूँ तो फिर आप केवल इसे छोड़िए, इसे हटाइए फिर जर्मन लैंग्वेज, तो दोनों आप यूज नहीं करेंगे, ठीक है। वो दोनों एक बाय चांस आया, वो गलती से लिखा गया होगा, तो ध्यान रखें अगर केवल लैंग्वेज का नाम है तब आप दोस्तों दा का प्रयोग नहीं करें किसी भी सूरत में। अब देखिए ही, मैं इसका हिंदी अर्थ बता दे रहा हूँ आपको, ही कैन स्पीक द जर्मन, ही कैन स्पीक जर्मन बेटर देन ही कैन स्पीक फ्रेंच। वह जर्मन बेहतर बोल सकता है किससे, जैसे कि वो फ्रेंच बोलता है, फ्रेंच बोलने से बेहतर वो जर्मन बोल सकता है, ठीक है दोस्तों। सेंटेंस क्लियर हुआ और आशा है कि रूल भी आपका क्लियर हो गया होगा। चलिए जो आपका नेक्स्ट रूल है दोस्तों, या नेक्स्ट वाक्य है, वो है आपका देखिए, गांधी जी वाज ग्रेटली influenced by भागवत गीता। अब इसके मैं बताता हूँ वर्ड मीनिंग दोस्तों आपका ये है, क्या, इन्फ्लुएंस का मतलब होता है प्रभाव डालना। क्या होता है दोस्तों, प्रभाव डालना है, प्रभाव घेरना, और सभी आपको पता है। अब बारी आई रूल की, क्या आई बारी दोस्तों रूल की। देखिए भागवत गीता, यहाँ भागवत गीता के साथ दोस्तों आप क्या यूज करेंगे, दा यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे दोस्तों, आप दा यूज करेंगे। देखिए रूल क्या रहेगा, रूल यह रहेगा दा प्लस फेमस बुक्स, ठीक है। अगर आपके फेमस बुक्स के नाम हैं, फेमस बुक्स के नाम आपको दिए गए हैं, तब आप कन्फर्मली दा का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे दोस्तों, दा का प्रयोग करेंगे। मैंने इसी रूल के तहत जो दा भागवत गीता, दा रामायण, दा महाभारत, दा अभिज्ञान शाकुंतलम, द विक्रमोर्वशियम, जितने भी आपके फेमस बुक्स हैं उन सभी से पहले दोस्तों आप दा का प्रयोग करेंगे, ठीक है। रूल क्लियर हुआ। देखिए मैं बताता हूँ इसका हिंदी अर्थ, गांधी जी वाज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय भागवत गीता, ठीक है। गांधी जी भागवत गीता के द्वारा ज़्यादा प्रभावित थे। अच्छा दोस्तों 1 सेकंड रुकिए, मैं इंक फिलअप कर ले रहा हूँ।
चलिए सॉरी, नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट वाक्य देखिए अपना, जो आपका नेक्स्ट वाक्य दोस्तों वह है फादर इन धृतराष्ट्र was to great extent responsible for the महाभारत वार। ठीक है दोस्तों, देखिए मैं इसके हिंदी में बताता हूँ जो भी प्रॉब्लम है। फादर इन धृतराष्ट्र वाज टू ग्रेट एक्सटेंट, मतलब फैलाव या वहाँ तक फैल जाना या वहाँ तक होना। रेस्पॉन्सिबल आप जानते हैं जिम्मेदार होना, और महाभारत वार आप जानते हैं युद्ध। अब बारी है आपके रूल की। रूल देखिए, बस आप इतना करेंगे, इससे पहले आप दा प्रयोग करेंगे फादर से पहले। अब मुद्दा ये रहा क्यों करेंगे। देखिए, अगर हम किसी चीज़ को, किसी फीलिंग्स को हम एज ए एब्स्ट्रैक्ट नाउन दिखाने की कोशिश करें, ठीक है दोस्तों, एज ए एब्स्ट्रैक्ट नाउन दिखा दें, तब आप उससे पहले दा का प्रयोग करेंगे। आपके रूल याद होगा, मैंने शायद द जज हिन कुछ करके सेंटेंस लिखा था उस समय, और हो सकता है फादर का कोई रूल मैंने लिखा हो या कोई सेंटेंस लिखा हो जब वीडियो आपको कराई जा रही थी या फिर रूल्स आपको बताए जा रहे थे। तो द फादर इन धृतराष्ट्र मतलब है जो उसका अंदर का पिता था, उसकी वजह से जो महाभारत है, कहीं ना कहीं महाभारत का वार होने के लिए वह रेस्पॉन्सिबल, जो उसके अंदर का पितृत्व भाव था वह कहीं ना कहीं इस चीज़ का रेस्पॉन्सिबल है। इसके कारण महाभारत का युद्ध हुआ। आप भी जानते हैं, वह पुत्र मोह में या फिर दुर्योधन की वजह से कुछ ना कुछ हुआ। अगर धृतराष्ट्र चाहते तो शायद महाभारत ना होता। चलिए खैर, अगला रूल, अगला वाक्य देखिए दोस्तों आप, जो आपका नेक्स्ट वाक्य दोस्तों वह है ही इज वन ऑफ द माई बेस्ट फ्रेंड। ठीक है, देखिए दोस्तों, अब रूल आप वर्ड मीनिंग सभी की जानते हैं। अब बारी आई रूल्स की। देखिए, आप दा को रिमूव कर देंगे। अब बारी आई रीजन, भाई ऐसे क्यों करेंगे हम कि भाई दा क्यों हटाएं। देखिए, ये आपको दोस्तों पजेसिव एडजेक्टिव है। क्या है ये जो दोस्तों आपका, ये क्या है, ये है आपका पजेसिव एडजेक्टिव। और अगर पजेसिव एडजेक्टिव आपका सेंटेंस में, आपके वाक्य में प्रयोग किया गया हो, तब उससे पहले आप दा का प्रयोग नहीं करेंगे दोस्तों। क्या नहीं करेंगे, दा का प्रयोग नहीं करेंगे। इसलिए दा को आप हमेशा रिमूव करें पजेसिव एडजेक्टिव के बाद। माई, हर, हिज, देयर, यहाँ पे पजेसिव एडजेक्टिव में आते हैं। ठीक है, अपने प्रोनाउन, हालांकि प्रोनाउन का रूल है, परंतु बता दिया मैंने आपको यहाँ। तो दा आप इस सिचुएशन में यूज नहीं करेंगे। अब मैं आपको हिंदी अर्थ बता दे रहा हूँ। अच्छा, ही इज वन ऑफ द माई। अच्छा, एक बात हो रहा है, वन ऑफ के बाद तो हमेशा प्लूरल ही आना है, तो यहाँ पर फुल स्टॉप लगा लीजिए। वह मेरे सबसे अच्छे दोस्तों में से एक है। वह मेरे सबसे अच्छे दोस्तों में से एक है। चलिए दोस्तों, अगले वाक्य की तरफ बढ़ते हैं। जो आपका अगला वाक्य है वह है मिसिसिपी इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। देखिए, लॉन्गेस्ट आप जानते हैं, सबसे लंबी वर्ल्ड आप जानते हैं संसार। अब बात रही रूल की। देखिए, बस जो मिसिसिपी है दोस्तों, मिसिसिपी एक नदी का नाम है, और जितनी भी नदियां हैं, नहरें हैं, सागर हैं, महासागर हैं, उन सभी से पहले आप क्या यूज करते हैं, दा। मैंने बताया भी था। और एक बात हो रहा है, यह रूल भी साथ साथ आया है। लॉन्गेस्ट आपकी सुपरलेटिव डिग्री है। कैसे उत्तम अवस्था है, सुपरलेटिव डिग्री है। अगर सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग आपके वाक्य में हुआ हो, तब आप दोस्तों दा का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं दोस्तों, दा का प्रयोग करते हैं सुपरलेटिव डिग्री से जस्ट पहले। ठीक है, तो जितने भी आपके नदी नाले, आपके कैनल्स, आपके ओशंस, आपके सी, उन सभी से पहले द पैसिफिक ओशन, द अंटार्कटिक ओशन, या फिर द डेड सी, या फिर द गल्फ से या बे से पहले बे ऑफ बंगाल, या फिर द गल्फ ऑफ मैक्सिको, इन सभी से पहले आप दा का प्रयोग
करते हैं। ठीक है, मैं हिंदी अर्थ बता देता हूँ। द मिसिसिपी इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। मिसिसिपी इस दुनिया की सबसे लंबी नदी है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले वाक्य की तरफ बढ़िए। जो नेक्स्ट है, मिस्टर ठाकुर went to market by the auto रिक्शा। ठीक है दोस्तों, देखिए इसमें वेंट क्या, वेंट जो दोस्तों गो की सेकंड फॉर्म है। किसकी सेकंड फॉर्म है दोस्तों? गो की सेकंड फॉर्म है। रूल की तरफ बढ़ते हैं। रूल देखिए, ये दा आप रिमूव कर देंगे। यह वाक्य आपका कल भी आया था इसी प्रकार का बिल्कुल। अगर बाई प्लस व्हीकल हो, क्या हो दोस्तों, बाई प्लस व्हीकल हो, तब इस सिचुएशन में आप क्या नहीं करते, इस सिचुएशन में दोस्तों आप दा का प्रयोग नहीं करते, तो इस दा को आप रिमूव कर दीजिए। क्या कर दीजिए? रिमूव कर दीजिए। नॉर्मल सिचुएशन में अगर बाई प्रीपोजिशन आपके आई और व्हीकल का नाम आया हो, तब दोस्तों आप दा का प्रयोग बिल्कुल नहीं करेंगे। क्या नहीं करेंगे दोस्तों? दा का प्रयोग बिल्कुल नहीं करेंगे। और मैं इसका हिंदी अर्थ बता देता हूँ आपको। जो हिंदी अर्थ है दोस्तों इसका, वो यह है, मिस्टर ठाकुर वेंट टू मार्केट बाई द ऑटो रिक्शा। तो दा तो आप हटा ही दिए, तो बाई ऑटो रिक्शा। मिस्टर ठाकुर जो है मार्केट किससे गए? ऑटो रिक्शा से गए। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। ठीक है, और वीडियो देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिससे कि हम 1000 सब्सक्राइबर पूरे कर सकें और आपके सामने लाइव आ सकें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा हम आपके पास आपको पढ़ा सकें। ठीक है दोस्तों, थैंक्स, हैव ए नाइस डे।